नहीं आ रही है, आप हमसे लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप बच्चों मुझसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का अगर कोई आपका प्रश्न है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जब हमारा चैप्टर आपका प्रारंभ हुआ था तो हम इन सब चीजों को पढ़े थे और इसी के अंतर्गत हम लोग सारी जो आपकी चीजें थी उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका एक एक करके हमने सारी चीजों को देख लिया था। अब देखिए, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने प्रोडक्शन एवं कॉस्ट के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कोई फर्म है, वहां कंपनी है, जो उसका व्यवहार का निर्णायक है, उसके लिए पढ़ रहा है। क्लियर है? और उसको कोई भी कंपनी को क्या चाहिए बच्चों? आपका लाभ, और लाभ भी कैसा? अधिकतम। यानी कि जो भी कोई कंपनी काम करना चाहती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी चीज को आपका प्रोडक्शन करने का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए कि वो अधिक से अधिक आपका प्रॉफिट कमा सके, अधिक से अधिक आपका लाभ कमा सके। उस कंपनी का यही अपनी क्या रहती है बच्चों? बिल्कुल कोशिश रहती है कि हम लोग आपका लाभ ले सके। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्या स्थिति है, कैसे हम लोग उसका परीक्षण करेंगे, पूर्ति वक्र की व्यवस्था कैसे करते हैं, और इसमें काम करने में जो भी आपकी समस्या है हमने उन सबको देखा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा इसमें कुछ आपका जो आपकी डेफिनेशन है उन आपका परिभाषाओं के अनुसार, तो हम लोगों ने ये परिभाषा में बढ़ के मैंने आपको कुछ परिभाषाएं लिखाई थी बच्चों, जो मैं उम्मीद करता हूं आपको ध्यान होंगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा था कि कुछ आपके स्मरणीय बिंदु, जो ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आपको क्या करना है बच्चों, आपको जिन्हें याद रखना था। मैंने कुछ ऐसे बिंदु कहा था। क्लियर कहा था? देखिए, मैंने कहा था प्रत्येक फर्म को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितना उत्पादन किया जाए। देखिए, कोई भी कंपनी है, अगर वो किसी वस्तु का आपका प्रोडक्शन कर रही है तो उसको यह आपका डिसीजन आपका मेकिंग आपका होना पड़ता है कि उसको भाई कितना अपना प्रोडक्शन करे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मान्यता है, मान्यता का मतलब अजम्पशन है, ऐसा माना ही जाता है कि प्रत्येक फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम होता है। और कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी उसको लाभ कमाने में बहुत कठोरता होती है। और जितनी भी आपको पता है कि जो भी हमारी प्रत्येक फर्म कंपनी होती है उनको क्या चाहिए मेनली, वो बच्चों किस पर आधारित होती है? जो आपका लाभ है उस पर ही होती है। एक फर्म के संतुलन के आधार पर फर्म की पूर्ति वक्र ज्ञात किया जा सकता है। कह रहे जो फर्म का जो आपका संतुलन है, क्लियर, उसका लेवल है, संतुलन है, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वक्र है, हम उस वक्र को क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? हम उस वक्र को आपका ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत फर्म के पूर्ति वक्रों को समूहित किया जाता है। क्या किया जाता है? जितने पूर्व वक्र हैं उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? आपका समाहित करते हैं। किसको करते हैं? जो भी हमारे वक्र होते हैं उनको हम लोग आपका समाहित करते हैं। क्लियर है? इतना हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि पूर्ण स्पर्धा परिभाषिक, यानी कि जो टोटल कॉम्पिटिटिव है, आप उसमें कैसे उसको, आप उसकी डेफिनेशन को आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। उन चीजों के लिए हमने पढ़ा कि जो क्रेता हैं, वह क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी फर्म अच्छी चले, आपको लाभ अच्छा, तो आपके पास क्रेता, वस्तु खरीदने वाला और बेचने वाला होना चाहिए। वस्तुओं में समरूपता हो, आपकी सिमिलरिटी हो, ज्ञानपूर्ण हो, स्वतंत्र निर्णय लेना, यानी कि कोई भी आपका कस्टमर हो, चाहे आपका क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, वो क्या कर सके, वो आपका स्वतंत्र होकर कोई भी जो आपका निर्णय है उसको ले सके। पूर्ण गतिशीलता हो, कैसी हो बच्चों? पूर्ण गतिशीलता हो, ये हमको ध्यान रखना है। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, और अगर कोई चीज आप मंगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई एडिशनल आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज वगैरह हो रहा है, ये सब चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। अब हम संप्रति की बात कर रहे थे। किसी वस्तु की बिक्री, बच्चों ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे उस फर्म की संप्राप्ति कहा जाता है, सहप्राप्ति। अब देखिए, जितना भी कोई भी कंपनी काम करती है बच्चों, किसके लिए करती है? कुछ पैसा प्राप्ति के लिए तो ही करती है। ऐसा थोड़ी ना कि उसे कुछ भी काम नहीं है इसलिए वो काम कर रही है, ऐसा नहीं है ना। क्या कहते हैं उसको? संपत्ति। एग्जाम्पल समझा, एक कोई कंपनी आपका पेन बनाती है और उसको पेन बेचकर
कितने में बेचती है? 10 रुपए में। किसने बेचा? फर्म ने। तो जो उसका पैसा हुआ वो उसकी सह प्राप्ति है, सह प्राप्ति। क्लियर हो गया उस फर्म का। अगला हमने देखा कि कुल संपत्ति। आप कुल संपत्ति किसे कहेंगे? हमने कहा वह जो एक फर्म के को विक्रय पर कुल मौद्रिक प्राप्ति होती है, यानी कोई कंपनी है, उसने कुछ बेचा, उसने बेचकर जो उसको कुल आपका मौद्रिक यानी कि जो पैसे के रूप में जो संपत्ति प्राप्त हुई, हम उसको क्या कहेंगे? वो उसकी कुल संपत्ति है। दूसरा हम लोग पॉपेसी में देख रहे थे सीमांत संप्राप्ति। क्लियर हो गया? संप्राप्ति। अब देखिए, जो वस्तुओं की अंतिम इकाई बेचकर प्राप्त की जाती है। अब कह रहे हैं कि जो आपका वस्तु को बेचकर जो आपके प्राप्त की जाती है, सीमांत प्राप्ति। सीमांत प्राप्ति कुल संप्राप्ति का वह अंतर है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचकर प्राप्त होती है। कैसी होती है? एक अतिरिक्त जो इकाई है, जो यूनिट है, हम उसको बेच दें, उसको बेचकर जो आपकी प्राप्त होती है, हम उसको क्या बोलेंगे? सीमांत सह प्राप्ति कहेंगे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान होगा। और हम लोगों ने क्या था, इतना बच्चों हम लोग आपका देख चुके थे। अब हमको वापस अपने पर चलना है। ये सारी परिभाषा हम लोग आपको देख लिए थे इतने बड़े रूप में। फिर हम लोग सह प्राप्ति क्या होता है, प्राप्ति, उसको हम लोग पढ़े। अब थोड़ी एक इसमें कुछ तालिका है बच्चों, इस तालिका को पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से ही शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को वो तालिका बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए बच्चों। आप लोग देखिए, हमने इंगित किया कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक फर्म को यह विश्वास होता है कि बाजार कीमत से कम या उसके समान कीमत निर्धारित करने की इच्छा मात्र में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाई विक्रय कर सकती है। बिल्कुल विक्रय कर सकती है। देखिए, अगर आपने क्या कर रहे हैं, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसको 100% विश्वास होता है कि जो आपके बाजार में किसी वस्तु की जो आपकी कीमत है उसको कम या उसके समान आपकी कीमत निर्धारित कर दें, तो इच्छित मात्रा से हम उस वस्तु की बहुत सारी इकाई का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निसंदेह बाजार कीमतों से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि फर्म वस्तुओं की कुछ मात्रा क्रय करने की इच्छुक है तो उसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है। ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कहें, यदि कोई आपकी फर्म है और वो फर्म क्या करती है, वस्तुओं की कुछ मात्रा का विक्रय करने की इच्छुक है, यानी कि वस्तु की कुछ मात्रा बेचना चाहती है, तो उसे उसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है। कैसी होती है? बिल्कुल उसके लेवल, यानी कि जो मार्केट में वैल्यू होगी सेम आपका उसी वैल्यू पर रखकर, कोई अपना चार्ज नहीं लगाती एडिशनल, यानी कि रेट उसके हाई नहीं करती, और उस वस्तु को क्या कर देती है, आपका बेच देती है। अब देखिए, एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में विक्रय करके सह प्राप्ति अर्जित करती है। मान लीजिए कि वस्तु की एक इकाई की बाजार कीमत P है। अब कह रहे हैं कि एग्जाम्पल हमको समझा रहे हैं, कह रहे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु की अगर हम लोग आपकी बाजार में कीमत करें तो मान लीजिए उसकी कीमत P है। इस प्रकार Q फर्म द्वारा की उत्पादित तथा P कीमत पर बेचे जाने वाली वस्तु की मात्रा है। यानी कि V वस्तु जो P है बच्चों, ये वस्तु की कीमत है, और जो Q है वो वस्तु कोई फर्म है उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु है। P कीमत पर बेचे जाने वाली वस्तु की मात्रा है, तब फर्म की कुल प्राप्ति बाजार के मूल्य, ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखो हमने पढ़े हैं अभी, बाजार के मूल्य P तथा फर्म के निर्गत Q के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। कैसे करते हैं इसको? गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखिए, कुल संप्राप्ति इज इक्वल टू P इंटू Q। कैसे निकालते हैं? P इंटू Q निकालते हैं। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि इसे स्पष्टता से समझने के लिए निम्नलिखित संख्यात्मक उदाहरणों पर ध्यान दीजिए।
मान लीजिए कि मोमबत्ती का बाजार पूर्ण रूप से प्रतिष्ठात्मक है, कह रही है कि जो आपकी बाजार है, उस बाजार में जो आपकी मोमबत्ती अगर हम लोग बेचेंगे वो टोटल कॉम्पिटिटिव है, उसमें बहुत सारा प्रतिष्ठात्मक चीजें हैं, तथा मोमबत्ती के एक डिब्बे की कीमत बाजार में 10 रुपए है। कह रहे हैं कि जो आपकी मोमबत्ती का डब्बा है उसकी जो आपकी मार्केट में जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, वो आपका 10 रुपए है। एक मोमबत्ती उत्पादक के लिए कुल आपका प्राप्ति निर्गत से किसी इस प्रकार संबंधित है। यह तालिका 4.1 आपका दर्शाती है। मान लीजिए कि जब किसी डिब्बे का उत्पादन नहीं होता तो कुल सहप्राप्ति शून्य के बराबर होती है। कैसी होती है आपकी सहप्राप्ति? जो आपका शून्य है उसके बराबर होती है। यदि मोमबत्तियों के एक डिब्बे का उत्पादन है तो कुल संप्राप्ति 1 गुणा 10 यानी कि 10 रुपए कीमत होती है। अब समझिए, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब इस तालिका को थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखिए। जब आपका क्रय किया गया जो आपका डिब्बा है उसकी कीमत 0 है तो कुल संपत्ति भी 0। जब हमने कुछ बेचा ही नहीं तो हमको पैसा कहां से मिल सकता है? हमने एक डब्बा बेचा और एक डब्बे की कीमत थी वो आपका 10 रुपए, तो जो हमको इनकम मिली वो कितनी मिली? 10 रुपए। 2 डब्बा था तो 2 डब्बे की कीमत थी, अब एक की 10 थी तो दूसरे की क्या होगी? 20। इसका भी 10, 10 दूनी 20, ऐसे ही गुणा 10 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 30 गुणा 10। अब देखिए, तो इस तरह से जो है हम लोगों को जो मोमबत्ती का रेट है, जो कीमत है, जितनी यूनिट यानी कि जितनी इकाई आपका बेची गई है उस इकाई पर हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ हमको दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है हमको? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रही है कि उसकी कीमत क्या है और किस रेट पर हम लोग उसको बेच सकते हैं, क्या देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को इस पर आपकी दिखाई दे रही हैं। क्लियर है बच्चों? इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमको ये नहीं देखना है। अब मेन करते हैं जो इसका वक्र है, हम उस वक्र की बात करते हैं। अब देखिए, इसको छोड़ देते हैं इतनी चीजों को, सबसे पहले हम पॉइंट पर चाहते हैं। अतः कुल संप्राप्ति वक्र ओ से गुजरती है। दूसरा, जैसे जैसे निर्गत बढ़ता है यानी कि आउटपुट जैसे बढ़ेगा कुल सह प्राप्ति में वृद्धि होती है। वैसे ही समीकरण कुल संप्राप्ति इक्वल टू पी इंटू क्यू, और यही तो हम देख रहे हैं कि पी इंटू क्यू, जैसे एक वस्तु थी वहां गुणा कर दिया तो आंसर 10 रुपए कुल संपत्ति हमको मिल गई। 2 गुणा 10 किया तो उसकी जो कुल संपत्ति हुई वो हमको प्राप्त हो गई। यही तो हमको सारी चीजें आपका दिखाई दे रही हैं बच्चों। क्लियर है? ध्यान है कि नहीं है? क्योंकि P स्थिर है और हमने क्या कहा कि हमने P को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। P कांस्टेंट का मतलब सिंपल हो गया, जो उसकी कीमत है। P इक्वल टू का क्या मतलब था? जो उसकी कीमत है वो कितनी है? फिक्स 10 रुपए है एक यूनिट की। आप जितनी यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका जो चार्ज है, जो टोटल संपत्ति है, जो कुल एसेट है, जो कुल पैसा है, आपका मौद्रिक मूल्य वो आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? क्या हो गया कुल आपका? तो ये आपको देखना है बच्चों। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, हम लोग थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, बेसिकली हम लोग इसकी बात करते हैं। आइए देखिए, 2 एक्सिस आपको मिले हैं। एक आपको प्राप्ति का मिला है सह प्राप्ति, और एक मिला है निर्गत का यानी कि जो आउटपुट है। 2 मिले हैं। अब देखिए, अगर हम लोग प्राप्ति है वो कैसी हो रही है? निरंतर बढ़ रही है। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा भाई? ना तो कोई पॉइंट दिया है, अगर यह कुछ अगर नंबर दिए होते तो हम लोग आप ग्राफ को नंबर से देख सकते थे, लेकिन कहां से उठा रहे हैं? 20 से ऊपर की तरफ आपका सीधा बढ़ रहा है, ऊपर की ओर। क्या की ओर बढ़ रहा है? सीधा। बच्चों ध्यान देना है, सीधा ऊपर की तरफ जो है ये आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या दिखाया गया है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। इसमें से कुल सह प्राप्ति वक्र एक फर्म का कुल संपत्ति वक्र फर्म द्वारा अर्जित कुल संपत्ति तथा फर्म के निर्गत स्तर के बीच संबंधित दर्शाता है। यानी कि क्या दर्शाता है बच्चों? हमको कुल जो हमारी सह प्राप्ति है और फर्म का जो आपका आउटपुट लेवल है
उसके बीच में क्या संबंध है हमको दिखाता है, यानी कि AQ1 अपॉन OQ1 ये इसके बराबर हमको दिखा रहा है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए उसको थोड़ा इन्होंने जो क्या है आपका मैथमेटिकल रूप में उसको लिखा हुआ है। समझिए, एक फर्म की औसत प्राप्ति, एवरेज आप किसको कहेंगे? जो औसत प्राप्ति है किसी फर्म की प्रति इकाई, यानी कि कोई भी आपका फर्म है उसकी प्रति इकाई निर्गत कुल प्राप्त के रूप में परिभाषित। कैसा है? कुल निर्गत की जो परिभाषा उसके रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। याद कीजिए, यदि किसी फर्म का निर्गत क्यू है, क्या है आपका? क्यू है, तो बाजार कीमत पी है, तो कुल संपत्ति पी इंटू क्यू के बराबर होगी। किसके होगी? पी इंटू क्यू के बराबर है। अतः औसत सह प्राप्ति कुल सब प्राप्ति अपॉन क्यू, यानी कि पी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू। अब इसको समझिए। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कैसे बन गया समीकरण। मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं? औसत सप्राप्ति। क्लियर हो बच्चों? ठीक है। अब हमने क्या बताया इसको? हम इसको कर रहे हैं कुल संप्राप्ति अपॉन क्यू। अब इसमें क्या है? इज इक्वल टू, देखिए P इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू। अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या? आपका बचा P। क्या बचा? P। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि एक कीमत स्वीकारात्मक फर्म के लिए औसत सह प्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। और जो किसके होती है, ध्यान रखना, ये जो आपकी बाजार कीमत है उस बाजार कीमत के क्या होती है? आपका बराबर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाजार कीमत है उसके बराबर आपका होती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ताकि आप सारे चीजों को जो है बहुत अच्छे से उसको देख सकें और इसको समझ सकें कि कैसे जो कुल संपत्ति हम लोग उसको ज्ञात कर लेते हैं, उसको हम लोग जो है आपका बच्चों देख लेते हैं। ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें थोड़ा सा, जो उसका ग्राफ है, तो कुछ जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ का होगा, यहाँ होगी आपकी कीमत, यानी जो आपका मूल्य है, और यहाँ क्या होगा? आपका निर्गत। ठीक है। अब देखिए, और कैसी बनेगी कीमत रेखा आपकी? बिल्कुल सीधी, और यहां से ऐसे बनेगी। और ये क्या होगी आपकी बच्चों? कीमत रेखा। ध्यान रखना है इस प्रकार। और ये भी इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जितनी ये सारी चीजें हैं इस फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम लोग मान सकते हैं। और इसी की अगर हम लोग बात करें कि बच्चों कि देखिए अगर हमको क्या करना है, इसी में ध्यान दें, सीमांत सप्राप्ति, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा कुल संपत्ति परिवर्तन अपॉन मात्रा में परिवर्तन। ठीक है।
इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका, इतना से ध्यान रखिए, जो इसका एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल को हम लोग अभी देखते हैं और इसको समझते हैं। फिलहाल तो आप लोग इतना ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, आपको समझ आ गया, एक्स एक्सिस पर दिखाया है और कैसा होगा ये आपको ध्यान रखना है। समस्तरीय सीधी रेखा में कहलाती है। क्लियर होगी? वाई एक्सिस कहां काट रही है? पी पर। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है और आपको इस पर क्या करना है, बहुत अच्छे से पूरी तरह से काम करना है कि कीमत रेखा, बाजार कीमत रेखा फर्म के निर्गत के बीच संबंध को आपको दर्शाती है कि आपका कीमत रेखा ऊर्ध्वाधर है। कैसा होगा? ध्यान दीजिए, ऊंचाई कीमत पी के बराबर है। किसके बराबर है? आपका पी के बराबर। यही चीज हम लोगों को आपका वक्र में या एग्जाम्पल रूप में हम लोगों को आपका देखने के लिए मिली है। इतना बच्चों आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों को। ठीक है? ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये थोड़ा जो आपका ग्राफ बना है, जो आपका प्रेजेंटेशन बनी है, ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी बच्चों। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे हम लोग आगे की तरफ। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कि हम किस तरह से कुल सह संपत्ति निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, जो एवरेज प्राप्ति है हम कैसे उसको प्राप्त करें, इन सब विषय में हम लोगों ने आपका जाना और उसको देखा। और कैसे एक संपत्ति, अगर ये मान लीजिए कोई आपकी वस्तु, उसका रेट अगर आपका फिक्स है तो बाजार में जितनी, कैसे उस हम लोग आपका कुल टोटल जो आपकी प्राप्ति है उसको हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला हो। और बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।